नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज। RTO MVSI की तैयारी करने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। और चूँकि आज की क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो ही मेरे स्टूडेंट्स हैं जीत के, SDIT के, APS के, वो सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटोमोबाइल? ऑप्शंस है मोटरसाइकिल, पैसेंजर कार, एरोप्लेन, ट्रक। सही ऑप्शन होगा इसका एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ यूनिट टाइप बॉडी, मतलब फ्रेमलेस बॉडी डिजाइन के बारे में बात करें। द सीट मेटल पार्ट्स आर welded together forming a framework to which outer skin is attached। अगर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सीट मेटल पार्ट्स को डायरेक्टली वेल्ड कर दिया जाता है फ्रेम बनाने के लिए एक तरह से। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कंपैरिजन टू फ्रेम टाइप कंस्ट्रक्शन द फ्रेमलेस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इज इकोनॉमिकल व्हेन प्रोड्यूस्ड इन। जब फ्रेमलेस स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल कब होगी? जब लार्ज नंबर में इसको प्रोड्यूस करेंगे तब जाके इकोनॉमिकल होगी, अदरवाइज हम फ्रेम टाइप कंस्ट्रक्शन ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील्स एंड रोड इज़ नोन एज। जो टॉर्क है ड्राइविंग व्हील्स मतलब पहियों के और रोड के बीच में जो टॉर्क अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ट्रैक्टिव एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंजन टॉर्क इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्पीड अप टू अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच स्टार्ट टू फॉल डाउन। एक सर्टेन लिमिट में होता है, उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट आता है, मैक्सिमम पॉइंट के बाद वापस जो है इंजन टॉर्क है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रोलिंग रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन। जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो किस किस के बीच में होता है? टायर और रोड सरफेस के बीच में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या रखा है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर ए ट्रक वेटिंग 63,500 न्यूटन इज 0.018। देखो हमको रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और ट्रक का वेट भी दे रखा है। द रोलिंग रेजिस्टेंस टू ट्रक इज, ये हमसे पूछा है रोलिंग रेजिस्टेंस। अब रोलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है? रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला, चूँकि अगर अपन नॉर्मली उसकी बात करें, जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के केस में अगर देखें इस प्रकार से, ठीक है, ये W हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अगर फोर्स इस साइड में लगा हुआ है, इस साइड में हो गया F = μr। ठीक है, म्यू की जगह हम रोलिंग रेजिस्टेंस के केस में लेते हैं K और R मतलब W, KW। ठीक है, और F को किससे डिनोट करते हैं? R से। रोलिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू KW। K की वैल्यू दे रखी है हमको, W की वैल्यू दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या दे रखी है? K की वैल्यू दे रखी है हमें 0.018। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63500 से, तो हमारे पास में आंसर आएगा 1143 न्यूटन। तो राइट आंसर इज 1143 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अ पेट्रोल इंजन ऑफ ए कार डेवलप्स 125 न्यूटन मीटर टॉर्क। टी की वैल्यू दे रखी है 125 न्यूटन मीटर एट 2700 RPM। द कार इज ड्रिवन इन सेकेंड गियर हैविंग गियर रेशियो। सेकेंड गियर का और फर्स्ट गियर का जो रेशियो दे रखा है 1.75। द फाइनल ड्राइव रेशियो इज 4.11। फाइनल ड्राइव का रेशियो दे रखा है 4.11। द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 0.90 या 90% कह सकते हैं। देन टॉर्क अवेलेबल एट ड्राइविंग व्हील्स पर टॉर्क अवेलेबिलिटी हमको पता करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, हमको रोलिंग रेजिस्टेंस दे रखा, हमको गियर रेशियो दे रखा है, सेकंड गियर का, फर्स्ट गियर का, फाइनल ड्राइव रेशियो दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी 0.90, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टॉर्क है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125 न्यूटन मीटर को। तो ये हमारे पास में आ जाएगा
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.75 हमको दे रखा है। गियर रेशियो, फाइनल ड्राइव रेशियो 4.11 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी से 0.90 से, और मल्टीप्लाई टॉर्क दे रखा है 125 न्यूटन मीटर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जो आरपीएम दे रखा है, आरपीएम का इसमें कोई भी काम नहीं आएगा। आरपीएम जो है सुपरफ्लुअस डेटा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मेन इसका आंसर हो गया। जब हम तीनों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 809.1 न्यूटन मीटर। द एयर रेजिस्टेंस टू अ कार एट 20 किलोमीटर पर आवर इज़ आर। एयर का रेजिस्टेंस दे रखा है आर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ए वी स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा एयर का रेजिस्टेंस, तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं इसको, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.5 रो कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा शायद तक। तो अगर डायरेक्टली हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो चूँकि 20 किलोमीटर पर अगर वेलोसिटी वी है और रेजिस्टेंस आर है, तो जस्ट डबल हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी डबल हो रही है 40, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो 2v हो गई एक तरह से। तो 2v का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ 4v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर मतलब r, 4r। तो आंसर हो जाएगा सी 4r। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सही 4r। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द ग्रेडियंट रेजिस्टेंस टू ए व्हीकल हैविंग अ मास ऑफ 980 kg मूविंग ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 10 डिग्री। अगर आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि आर जी क्या होता है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू साइन थीटा होता है, अगर नहीं जानते हैं और अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ रखा है, तो भी आप ग्रेडियंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस पर समझा देता हूँ कि मान लीजिए, इसको पहले मैं इतना करके इसको मिटा देता हूँ, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। जैसे ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, जैसे ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर कोई व्हीकल है और इस व्हीकल का वेट है वो डाउनवर्ड डब्ल्यू है, इसको हम मानते हैं आर, इसके बीच का एंगल अल्फ़ा है। अगर मैं इसको ऊपर की साइड में लेके जाऊँ, फोर्स मान लीजिए पी लगा हुआ है या एफ लगा हुआ है, इस साइड में ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। तो हमसे पूछा है ये वाला पी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, या अगर मैं थीटा वाला लिखता हूँ तो थीटा आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास में डब्ल्यू केजी में दे रखा है, न्यूटन में चेंज करेंगे, न्यूटन में चेंज करेंगे 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन 10 जिसकी वैल्यू होती है 0.1737 लगभग। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1669.4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द पावर एक्चुअली डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। सभी को पता है इनसाइड इंजन सिलेंडर इंडिकेटेड पावर होती है पिस्टन के ऊपर। सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिकेटेड पावर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल इज। पावर प्लांट के रूप में आईसी इंजन यूज़ करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा आईसी इंजन। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटोसाइकिल। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है इन अ स्क्वायर टाइप इंजन। स्क्वायर टाइप इंजन में क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं। ज्योमेट्रिकल शेप इज स्क्वायर, डायमीटर लेंथ ऑफ पिस्टन आर सेम, 2 सिलेंडर्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल, स्ट्रोक लेंथ ऑफ सिलेंडर वोर आर द सेम। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्क्वायर टाइप इंजन की बात करूँ इस टाइप से, तो स्ट्रोक लेंथ और बोर ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है द 3 बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट्स फॉर ऑटोमोटिव इंजन्स आर। 3 बेसिक अरेंजमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनलाइन होता है, वी होता है, अपोज्ड होता है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर है इनलाइन, वी और ऑपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है द पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो नोन एज, एसआई इंजन कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है डीजल इंजन वर्क्स ऑन, किस पर होता है, ऑटो साइकिल पर, कार्नोट साइकिल पर, डीजल साइकिल पर, रैंकिन साइकिल पर। डीजल साइकिल पर वर्क करता है डीजल इंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है डीजल इंजन्स आर ऑल्सो नोन एज, डीजल इंजन्स को सीआई इंजन भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं तो डीजल इंजन है वो मोर एफिशिएंट होगा ऑटो साइकिल से। और अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं तो उसमें ऑटो ड्यूल डीजल, ऑटो साइकिल उसके बाद में ड्यूल उसके बाद में डीजल, ये जो है सीक्वेंस होता। लेकिन अगर सेम मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं तो डीजल साइकिल एफिशिएंट होती है ऑटो साइकिल से। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन अ डीजल साइकिल द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो स्पार्क प्लग नहीं होगा तो हीट ऑफ कंप्रेशन, इसी से ही फ्यूल जो है इग्नाइट होगा। एयर अलोन सक होगी, उसके बाद में कंप्रेशन होगा उसका, उसके बाद जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा तो कंप्रेशन की जो हीट है उसी से ही फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पार्क इग्निशन इंजन एंड डीजल इंजन इज दैट, मेन क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस ऑप्शंस दे रखे हैं। अ डीजल इंजन कंप्रेसेस एयर अलोन इंस्टेड ऑफ एन एयर फ्यूल मिक्सचर, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया था एयर अलोन। एयर टेम्परेचर इग्नाइट द फ्यूल इन डीजल इंजन, बिल्कुल सही है। फ्यूल इज स्प्रेड इनटू द कंबसन चैम्बर इन डीजल इंजन एज द पिस्टन नियर टीडीसी ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं द कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज लेस देन पेट्रोल इंजन, ये तो गलत बात हो गई। कंप्रेशन रेशियो जो है CR या R की वैल्यू जो होती है डीजल इंजन के लिए 16 से 22 होती है और पेट्रोल इंजन के लिए 6 से 10.5 होती है, ठीक है, तो ज़्यादा होता है कम डीजल का, तो ये डिसएग्री करते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी। द कंबसन प्रोसेस इन डीजल इंजन इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो होता है ना, तो चूँकि डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डीजल इंजन में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, ठीक है, कंबसन में। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन, मैंने अभी जस्ट बताया था 1:10.5 कह दीजिए, 6:10.5, तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 10.5, और अब इसमें लिखा हुआ है 4:1, 8:1, 15:1, 20:1, तो 8:1 इसका इकोनॉमिकल आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन यूजुअली एज, मैंने बताया था आपको 16 से 22, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिकल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 15 से 25। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है 4 सिलेंडर इंजन हैज़ कैपेसिटी ऑफ 2.4 लीटर्स, द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर इज, स्वेप्ट वॉल्यूम हमको एक सिलेंडर का पता करना है, 2.4 लीटर का मतलब कितना हो गया 2400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितने सिलेंडर है 4, एक सिलेंडर का पूछा है, 4 का भाग दे दो, 600 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एन इंजन हैज क्लियरेंस वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, स्वेप्ट वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब, द कंप्रेशन रेशियो इज, देखिए VC की बात कर रहे हैं 100, VS की बात कर रहे हैं 800 और R की बात पूछी जा रही है, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो गया 100 प्लस 800 900 प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, 100 का भाग दे दीजिए 900 में, अगर 100 का भाग देंगे तो 9 आएगा, तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा 9:1। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ IC इंजन इज इंक्रीज्ड,
कंप्रेशन रेशियो विल, देखिए सभी को पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, VC प्लस VS अपॉन VC। इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी कंप्रेशन रेशियो उतना ही कम होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज होगा तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या लिखा हुआ है, द कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज केप्ट लेस देन डीजल इंजन बिकॉज, कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन में कम क्यों रखा जाता है। ऑप्शन है इट मेक पेट्रोल इंजन लाइटर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हायर और इक्विवेलेंट कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्री इग्निशन, बिल्कुल सही बात है कि अगर ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रखेंगे तो प्री इग्निशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ सिलेंडर हेड गास्केट इज, सिलेंडर हेड की गैस्केट का मेन पर्पज क्या है। ऑप्शंस हैं प्रिवेंट द कंबशन गैसेस फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम द जॉइंट बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड, prevent engine oil from going into combustion chamber, remove impurities from cylinder and head lubricating oil, none of the above। देखिए बी में तो हम ऑयल रिंग यूज़ करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को सिलेंडर हेड लुब्रिकेटिंग ऑयल में उसके लिए ऑयल फिल्टर काम में आता है। तो इसमें मेन ऑप्शन क्या है, प्रिवेंट द कंबसन गैसेस फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम द जॉइंट बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ इंजन टू विच अदर इंजन पार्ट्स आर अटैच्ड टू असेंबल्ड इट, बेसिक पार्ट कौन सा है जो इंजन के दूसरे पार्ट हैं वो इससे अटैच्ड होते हैं, तो वो है सिलेंडर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिलेंडर ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में लिखा है द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर, कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक के लिए, या तो कास्ट आयरन का बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम का एलॉय का बनाते हैं। तो कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 इन एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक्स द सिलेंडर लाइनर्स आर मेड, सिलेंडर के अंदर भी लाइनर डाले जाते हैं, वो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ द एल्यूमिनियम एलॉय इज़ यूज्ड इन सिलेंडर ब्लॉक्स बिकॉज, एल्यूमिनियम एलॉय क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि चूँकि एल्यूमिनियम जो है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो हीट को डिसिपेट भी अच्छी तरह करेगा। इट इज़ लाइटर एंड हैव गुड हीट डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसकी मटेरियल कॉस्ट लो होती है, डज नॉट रिक्वायर एनी सिलेंडर लाइनर, ये तो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 34 का। 35 में लिखा हुआ है द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर सिलेंडर स्लीव्स, सिलेंडर स्लीव्स भी लाइनर्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था सिलेंडर लाइनर्स के लिए जो यूज़ करते हैं कास्ट आयरन, तो सिलेंडर स्लीव्स के लिए भी कौन सा यूज़ करेंगे, कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मटेरियल जनरली यूज फॉर सिलेंडर स्लीव्स इज कास्ट आयरन। 36 में लिखा हुआ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एनहेंस्ड बाय यूज ऑफ सिलेंडर स्लीव इज, सिलेंडर स्लीव या सिलेंडर लाइनर क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस टू वियर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बोर जो है बढ़ जाएगा, बोर डायमीटर, इस वजह से हम क्या करते हैं एक सिलेंडर स्लीव अलग से सिलेंडर लाइनर लगा देते हैं, जिससे कि अगर वो मतलब वो वियर आउट होगा तो उससे बोर डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, उसको हटा देंगे दूसरा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है द रिकंडीशनिंग प्रोसेस यूज्ड टू गिव सिलेंडर बोर सरफेस अ क्रॉस हैच पैटर्न। अब क्रॉस हैच पैटर्न क्यों देते हैं उसके अंदर, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रोसेस का नाम क्या है जिसके थ्रू क्रॉस हैच पैटर्न देते हैं, वो होती है हॉनिंग, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए हॉनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एनहांस्ड बाय हॉनिंग ऑफ सिलेंडर स्लीव इनर सरफेसेस, कूलिंग एफिशिएंसी, रेजिस्टेंस टू वियर, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस, नॉन ऑफ द अबव। अभी बताया था मैंने आपको लुब्रिकेशन के लिए जो है हम ये करते हैं क्रॉस हैच पैटर्न हॉनिंग के थ्रू, तो इसमें आंसर आ जाएगा लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस। 39 में लिखा हुआ द मेन मेरिट ऑफ मल्टी सिलेंडर टाइप इन सिलेंडर स्लीव, स्मॉलर इंजन डायमेंशन, बेटर कूलिंग एफिशिएंसी, हाई रिजिडिटी, नन ऑफ द अबव। मुख्य लाभ क्या है मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर में स्लीव का, वो है स्मॉलर इंजन डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ बैलेंसर शाफ्ट इज,
बैलेंस द टाइमिंग इन द मोमेंट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पिस्टन्स, increase inertia force of the rotating crankshaft, reduce vibration caused by crankshaft rotation, adjust the timing of the intake and exhaust valve timing। देखो इसका नाम से पता चल रहा है बैलेंसर शाफ्ट। बैलेंसर शाफ्ट का मतलब होगा बैलेंसिंग करना, एक तरह से वाइब्रेशंस वगैरह होंगे उसको रिड्यूस करना ही इसका काम होगा। रिड्यूस वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय द क्रैंकशाफ्ट रोटेशन, ये बैलेंसर शाफ्ट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में लिखा था फंक्शन ऑफ एन ऑयल कंट्रोल ऑरिफिस इज दैट। ऑयल कंट्रोल ऑरिफिस की बात कर रहा है ये, तो ये क्या करता है? ऑप्शंस में है रिटर्न सिलेंडर हेड लुब्रिकेटिंग ऑयल टू द ऑयल पैन एट हाई स्पीड, ये तो गलत बात हो गई। ऑयल कंट्रोल ऑरिफिस है टर्न ऑयल इनटू फाइन मिस्ट फॉर स्प्रे लुब्रिकेशन, ये भी गलत बात है। जब कंट्रोलिंग की बात हो रही है इसका मतलब रेगुलेटिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रेगुलेट द प्रेशर ऑफ इंजन ऑयल सप्लाइड बाय द ऑयल पंप फॉर द सिलेंडर हेड मैकेनिज्म एंड अदर पर्पजेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 की बात करते हैं। द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अगर हम बोर और स्ट्रोक की बात करते हैं तो सिलेंडर साइज को, इंजन सिलेंडर की साइज को बताएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज, तो टीडीसी और बीडीसी की डिस्टेंस जो होगी वो स्ट्रोक हो गई, ठीक है ना। या हम स्वेप्ट वॉल्यूम की बात करेंगे वो भी स्ट्रोक हो जाएगा। द टू काइंड्स ऑफ पिस्टन रिंग्स आर, दो पिस्टन रिंग होती है, एक कंप्रेशन रिंग होती है, दूसरी ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है इन एन इंजन द टेम्परेचर ऑफ पिस्टन विल बी मोर एट द, कहाँ होगा? सीधी सी बात है टॉप ऑफ द पिस्टन। टॉप ऑफ द पिस्टन मतलब क्राउन ऑफ द पिस्टन, क्राउन ऑफ द पिस्टन मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंप्रेशन रिंग इज टू, दो सेट होते हैं, उसमें पहली जो कंप्रेशन रिंग है उसका क्या कार्य होता है, उसका क्या काम होता है? 46 इंक्रीज द कंप्रेशन टेम्परेचर, create swirl, maintain a seal and prevent the fuel leakage, maintain a seal and prevent escape of burned gases and loss of pressure in the combustion chamber। देखिए कंबसन टेम्परेचर को बढ़ाना इसका काम नहीं होता है, swirl क्रिएट करना भी इसका काम नहीं होता है, इसका काम होता है सील करना। सील करना फ्यूल लीकेज को रोकना एक तरह से, ठीक है। और दूसरा प्रिवेंट एस्केप बर्न गैसेज एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबसन चैम्बर, एक तो सील करना, दूसरा जो बर्नड गैस हैं वो कंबसन चैम्बर एस्केप नहीं करे, एक तरह से प्रेशर लॉस नहीं हो कंबसन चैम्बर में, उसको करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 46 का, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ सेकेंड रिंग इज दैट इज। अब देखो ये क्या करती है? सील करती है, तो जो सेकेंड रिंग होती है वो क्या करेगी? सीलिंग और कूलिंग के काम में ही आएगी। तो इसका ऑप्शन है अपने पास बैकअप कंप्रेशन रिंग्स विच विल वर्क इन प्लेस ऑफ टॉप रिंग व्हेन इट इज़ ब्रोकन। गलत बात है क्योंकि दोनों एक साथ में ही होती हैं। कंप्रेशन रिंग एंड एड्स द टॉप रिंग इन सीलिंग एंड कूलिंग, ये बिल्कुल सही है, बाकी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सीलिंग करती है और कूलिंग भी करती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑयल कंट्रोल रिंग इज दैट इज। अब ऑयल कंट्रोल रिंग क्या करेगी? कंबसन चैम्बर में ऑयल को जाने से रोकेगी, ठीक है ना। तो जहाँ भी प्रिवेंट शब्द यूज आ रहा है और कंबसन चैम्बर आ रहा है वो देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है प्रिवेंट इंजन ऑयल फ्रॉम गोइंग इनटू कंबसन चैम्बर रिटर्न एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 48 का। 49 में लिखा हुआ है पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। पिस्टन रिंग्स हैं वो पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स हैं वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है द लोअर सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द पिस्टन विच इम्प्रूव्स पिस्टन कूलिंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। लोअर सिलेंड्रिकल पोर्शन है पिस्टन का और कूलिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, उसे क्या कहते हैं? पिस्टन स्कर्ट्स। ये पिस्टन है तो यहाँ पर जो साइड की ये वॉल्स होती है ना, इनको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है क्रिसेंट शेप्ड कैविटी ऑन द पिस्टन हेड टॉप सरफेस इज कॉल्ड। जो टॉप कैविटी होती है वो पिस्टन ऑयल होल होता है एक तरह से,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है पिस्टन ऑयल होल। 52 में लिखा हुआ कनेक्टिंग रोड कनेक्ट द पिस्टन एंड, सीधी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलता है? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग पिस्टन को कौन जोड़ता है? कनेक्टिंग रोड जोड़ती है। तो ये ध्यान रखना कि जो कनेक्टिंग रोड का बड़ा एंड है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है और लोअर एंड मतलब छोटा एंड है उसको पिस्टन से जोड़ा जाता है गजन पिन या पिस्टन पिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज, कनेक्टिंग रोड का फंक्शन क्या होता है? मोशन को ट्रांसमिट करना। टर्न द फ्लाई व्हील, गलत है। टू ड्राइव द ड्राइव प्लेट, गलत है। टू ड्राइव द फ्यूल पंप, ये भी गलत है। टू ट्रांसमिट मोशन ऑफ पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ट्रांसमिट मोशन ऑफ द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच्ड टू पिस्टन बाय द, ऐसे तो गजन पिन लिखा हुआ होता है, अगर गजन पिन नहीं आता है तो पिस्टन पिन, बी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है द कनेक्टिंग रोड लोअर एंड इज कनेक्टेड टू रिलेवेंट। लोअर एंड का मतलब होता है बिगर एंड, ठीक है, और अपर एंड का मतलब होता है स्मॉलर एंड। तो लोअर एंड का मतलब बिगर एंड और कनेक्टेड रिलेवेंट जनरल ऑफ क्रैंकशाफ्ट, तो जनरल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कनेक्टिंग रोड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में कनेक्टिंग रोड्स आर जनरली मेड अप ऑफ आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। 57 में लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज फॉर मेन बेयरिंग एंड कनेक्टिंग रोड बेयरिंग्स, प्लेन बेयरिंग्स यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्रैंकशाफ्ट ऑफ ए टिपिकल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन हैज़, कितने बैलेंस वेट होते हैं? 8 बैलेंस वेट होते हैं। इनलाइन 4 सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, एक में डबल होते हैं तो 4 सिलेंडर है, तो कितने हो गए? 8 बैलेंस वेट। 59 में लिखा हुआ है कैमशाफ्ट इन इंजन इज ऑलवेज माउंट, कैमशाफ्ट की बात कर रहे हैं। इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड ऑन पैरेलल टू क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 59। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं इन 4 स्ट्रोक इंजन फॉर ईच क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन कैमशाफ्ट रिवोल्व्स। अब चूंकि 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो पावर स्ट्रोक है वो थर्ड स्ट्रोक माना जाता है एक तरह से, मतलब सेकेंड रिवोल्यूशन में। तो जब 2 रिवोल्यूशन होंगे क्रैंकशाफ्ट के तब जाके एक रिवोल्यूशन होगा कैमशाफ्ट का, तो हम कह सकते हैं 1/2 टर्न, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1/2 टर्न। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट विच रेस्ट ऑन सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड मेन जनरल, बिल्कुल सही है ये तो। द टाइमिंग बेल्ट इज अटैच टू द कैमशाफ्ट पुली एंड, टाइमिंग बेल्ट है वो कैमशाफ्ट पुली और टाइमिंग बेल्ट ड्राइव पुली से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 63 में लिखा हुआ द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू द वाल्व थ्रो, रोकर आर्म से, रोकर आर्म के थ्रू जो है मोशन ट्रांसफर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है वाल्व ओवरलैप इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कैमशाफ्ट रोटेशन ड्यूरिंग विच, valve overlap is number of degree of camshaft rotation during which both valves are closed, both valves are open। अब ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब 2 वॉल्व एक साथ में, मतलब इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल अगर एक साथ में खुले हुए हों तब हम कह सकते हैं ये ओवरलैपिंग हो रही है। और कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री पर, तो बोथ वॉल्व्स आर ओपन, इसका सही आंसर है। 65 में लिखा है वॉल्व ओवरलैप इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, अभी जस्ट बताया था, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। 66 में लिखा हुआ है कैमशाफ्ट ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1000 आरपीएम विल रन, अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट की स्पीड 1000 आरपीएम है तो कैमशाफ्ट की स्पीड n/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500 आरपीएम, 500 आरपीएम। द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इवेंट 4 स्ट्रोक इंजन इज, पहले सक्शन होता है, उसके बाद में कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में लिखा है इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में भैया मिक्सचर जाता है, मिक्सचर का मतलब है एयर और फ्यूल दोनों जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ डीजल लिखा होता तो डीजल में केवल एयर जाती। अगला क्वेश्चन है शायद तक ही, इन डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर इज ड्रॉन इनटू सिलेंडर,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओनली एयर। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द इनसाइड प्रेशर ऑफ द सिलेंडर। अब सक्शन होगा मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सक्शन स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है, व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी द वॉल्यूम अबव द पिस्टन इन द कंबशन चैम्बर इज। टीडीसी के ऊपर जो वॉल्यूम होता है ना उसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना। टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। 72 में लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम पेट्रोल इंजन कंटेंस। एग्जॉस्ट गैसेज हैं, उनमें क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल वेपर, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं, वाटर वेपर्स भी होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती हैं और पेट्रोल वेपर्स भी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 72 हो गया। 73 की बात करते हैं, द ईज विद विच पेट्रोल वेपोराइज इज कॉल्ड। पेट्रोल बहुत सुगमता से जलता है या वेपोराइज होता है, सॉरी वेपोराइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर आइसो ऑक्टेन इज। दोस्तों आइसो ऑक्टेन के लिए फॉर्मूला होता है C8H18। अगर आपसे पूछे आइसो ऑक्टेन का जो, क्योंकि आइसो ऑक्टेन की वैल्यू तो 100 होगी, अगर हम नॉर्मल हेप्टेन की बात करते हैं, नॉर्मल हेप्टेन में ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 0 होता है। उसका अगर फॉर्मूला पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है C7H16। अगर हमसे पूछे कि सीटेन नंबर, उसकी जो फॉर्मूला क्या होता है, सीटेन नंबर का फॉर्मूला C16H34। अब C10 के साथ में चूँकि C10 को देते हैं, आइसो C10 को देते हैं हम 100, तो इसके साथ में दूसरा कंटेंट कौन सा होता है, अल्फा मिथाइल नेफ्थिलीन। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, C11H10। ये चारों चीज़ें, चारों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C8H18। इसके साथ वाले का क्या हो जाएगा, C7H16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है, अ पेट्रोल दैट डेटोनेट्स इजीली इज कॉल्ड। कौन सा बहुत इजीली डेटोनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, लो ऑक्टेन नंबर जिसका कम होगा वो डेटोनेट करेगा, तो लो ऑक्टेन पेट्रोल कहेंगे उसको। 76 में लिखा हुआ है, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ इंजेक्शन और टाइम ऑफ इग्निशन के बीच का क्या होता है, डिले पीरियड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 77 में लिखा हुआ है, द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कॉमर्शियली अवेलेबल। ऑक्टेन रेटिंग 100 तो नहीं अवेलेबल होती, कितनी होती है, 85 to 95 अवेलेबल होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर मैं CNG की बात करूँ, CNG का कितना होता है ऑक्टेन नंबर, उसका होता है 120, CNG का 120। 79 में लिखा हुआ है, नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड इन CNG सिलेंडर एट अ प्रेशर। कितने प्रेशर पर कंप्रेस होती है, 200 बार पर। तो इसका 79 में CNG का जो कंप्रेस्ड प्रेशर है वो 200 बार्स है। फिर अगर मैं CV की बात करूँ, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 42.7 to 43.5 मेगाजूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 42.7 to 43.5 मेगाजूल पर केजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज अबाउट 0.75, ये इसका सही आंसर है। 82 में लिखा हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल। देखो पेट्रोल की थी 42.7 to 43.5 मेगाजूल, और अगर डीजल की बात करें तो डीजल की भी 42.5 भी होती है, ठीक है। 42.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल की तो होती 0.75 और स्पेसिफिक ग्रेविटी डीजल की जो होती है 0.85 डेंस होता है, ठीक है। 84 में लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल फ्यूल इन इट्स रेंजेस, चूँकि हम कह सकते हैं 180 डिग्री टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 85, क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ है, द रेटिंग ऑफ CI इंजन फ्यूल इज गिवन बाय, C10 नंबर में गिवन होती है,
इंजन की रेटिंग C10 नंबर में, अगर डीजल इंजन की बात करते हैं पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर की होती है। द C10 नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ, C10 नंबर डीजल फ्यूल मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी या फिर डिले पीरियड। C10 नंबर जो होता है वो डिले पीरियड को डिनोट करता है, ठीक है ना, वो मेजर करता है डिले पीरियड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। 87 में लिखा हुआ है C10 रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इन ऑर्डर ऑफ, अब चूंकि 100 तो मिलती नहीं है, 85 to 95 ऑक्टेन मिलता है, और डीजल फ्यूल की रेटिंग या C10 रेटिंग जो मिलती है वो कितनी क्वालिटी का मिलता है, 45 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 45। 88 में लिखा हुआ है इन एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट्स बिफोर स्पार्क टेक्स प्लेस। बिफोर स्पार्क अगर इग्नाइट हो रहा है इसका मतलब प्री इग्निशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्री इग्निशन। इसके बाद में बात करते हैं 89 वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन। डेटोनेशन में क्या होगा, डिले इन इग्निशन, लॉस ऑफ पावर, ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, ओवर कूलिंग ऑफ इंजन। अगर डेटोनेशन होगा तो लॉस ऑफ पावर मतलब पावर लॉस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है द फ्यूल दैट डेटोनेट्स इजीली इज, कौन सा इजीली डेटोनेट करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं आइसोक्टेन की रेटिंग 100 होती है, इसलिए ये तो नहीं करेगा, बेंजीन भी नहीं करेगा, एल्कोहल भी नहीं करेगा, कौन सा करेगा, एन हेप्टेन करेगा, नॉर्मल हेप्टेन करेगा इजीली डेटोनेट, क्योंकि इसकी ऑक्टेन रेटिंग 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 इफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज टू रिच। रिच मिक्सचर की बात कर रहा है, मतलब पेट्रोल ज़्यादा एयर कम, टू रिच द एयर फ्यूल रेशियो इज अबाउट, तो 10:1 सबसे जो है रिच मिक्सचर है, हालांकि रेंज 9:1 होती है। स्टोइकियोमेट्री कितना होता है, 4.5:1। फायरिंग ऑर्डर फॉर एन इनलाइन इंजन या इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इज, इनलाइन की बात कर रहे हैं तो इनलाइन में तो होता है 1342 1342, और अगर अपोजिट की बात करें फायरिंग ऑर्डर ऑफ अपोजिट सिलेंडर 1432, ठीक है। अपोजिट की बात करेंगे तो 1432, इनलाइन की बारे करेंगे तो 1342, 6 सिलेंडर की बात करेंगे 1536-24, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 94 की बात करते हैं। 94 में लिखा हुआ है द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल एज कम्पेयर टू, देखो पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हायर होना चाहिए, और डीजल का है वो कम होना चाहिए, ठीक है, तो लोअर। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, स्प्रे करते हुए जलना चाहिए, इसलिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए इसका। 95 में लिखा हुआ है इन केस ऑफ डीजल कार द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, सबसे मैक्सिमम प्रेशर कितना दे रखा है 45, इसका सही आंसर है 45। एंड ऑफ कंप्रेशन के बाद जैसे स्प्रे होगा वो किस प्रेशर पर होगा, 45 बार पर। 96 में लिखा हुआ है द डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स, कौन सा फ्लाई व्हील होता है डीजल इंजन्स का, बिगर फ्लाई व्हील। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वाले AEN के एग्ज़ाम में, डीजल इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो बिगर फ्लाई व्हील होता है। 97 में लिखा हुआ ऑटो इग्निशन इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन इज, ऑटो इग्निशन का मतलब खुद से ही जल जाना एक तरह से, क्या क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक इग्निशन ऑफ चार्ज एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, इग्निशन इंड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ स्पार्क, इग्निशन ऑफ चार्ज बिफोर पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट, इग्निशन इंड्यूस्ड टू सप्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल कंबसन। ऑटो इग्निशन, अब देखो प्री इग्निशन और ऑटो इग्निशन दोनों में डिफरेंस है, कई बार इस चीज़ को प्री इग्निशन समझ लेते हैं। प्री इग्निशन होता है चार्ज ऑटोमेटिकली इग्निशन हो जाता है कंप्रेशन से पहले, उसको बोलते हैं प्री इग्निशन। और अगर हम कहें कि फ्लेम जो है फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करे उससे पहले अगर इग्निशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इग्निशन ऑफ चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट। 98 में लिखा हुआ है द कैम्पशाफ्ट ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट वाया टाइमिंग बेल्ट, बिल्कुल सही है, अभी अपने ऊपर बात की थी, कैम्पशाफ्ट का शाफ्ट है वो टाइमिंग बेल्ट से ही जो है ड्रिवन होती है। 99 में लिखा हुआ है द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू रोकर आर्म मूविंग अप एंड डाउनवर्ड्स, दिस रोकर आर्म मोशन
देन फोर्स द वाल्व डाउनवर्ड्स अगेन द फोर्स इन द वाल्व स्प्रिंग शो दैट वाल्व कैन ओपन। सीधी सी बात है, यूँ समझिए कैम शाफ्ट है वो पावर ट्रांसमिट करती है रोकर आर्म को, रोकर आर्म है जो वॉल्व्स को, जो पपेट वॉल्व्स होते हैं उनको ऊपर नीचे करती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 100 में लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द वाल्व क्लियरेंसेज एज दे। वाल्व्स के बीच में क्लियरेंस क्यों रखे जाते हैं, पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि हीट से क्या होगी वो एनलार्ज होंगी, एलोंगेट होगी, तो इस वजह से उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। वही कारण यहाँ पर है, वाल्व क्लियरेंस क्यों छोड़ा जाता है। ऑप्शंस देख लो, मतलब रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू स्लाइड दैट अकर्स बिटवीन द कैम एंड टैपेट, अलाउ द लेंथनिंग ऑफ वॉल्व्स ओइंग टू द हीट ऑफ कंबसन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 101 में लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्व क्लियरेंसेज आर एक्सेसिवली लार्ज द प्रॉब्लम दैट कैन अराइज। अगर ज़्यादा क्लियरेंस छोड़ देंगे, ऑप्शंस हैं ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, इनकम्प्लीट वाल्व क्लोजर, फॉलिंग ऑफ स्पार्क प्लग बाई गैसोलीन, नॉन ऑफ द। अगर ज़्यादा जगह छोड़ देंगे तो वाल्व क्लोजर ठीक से नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 102 की बात करें द वॉल टैपेट क्लियरेंस इज मेजर्ड बाय। बॉल टपेट के बीच के जो क्लियरेंस है वो फिलर गेज से चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 103 में लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ वाल्व्स द पोर्ट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ। पोर्ट कहाँ यूज़ करते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन्स में यूज़ करते हैं, तो 2 स्ट्रोक इंजन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 104 में लिखा हुआ है द डायग्राम विच शो द करेक्ट क्रैंक पोजिशन। करेक्ट क्रैंक पोजिशन की बात कर रहे हैं तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 105 में लिखा हुआ है इन 4 स्पीड पेट्रोल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इनटेक वॉल्व opens 20 डिग्री बिफोर TDC एंड क्लोजेस एट 35 आफ्टर BDC। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 106 की बात करें, 106 में लिखा हुआ है इन 4 सिलेंडर इन लाइन इंजन द नंबर ऑफ फायरिंग स्ट्रोक्स इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक्स इज। 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर है, एक साथ में हमने कहा कि 2 सिलेंडर में स्पार्क होगा, 2 में नहीं होगा, ठीक है, तो 2 होगा इसका सही आंसर 1 रिवोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, 107 में लिखा हुआ 3 वे कैटलिक कन्वर्टर। 3 वे कैटलिक कन्वर्टर है वो रिमूव करता है कार्बन को भी करता है, हाइड्रोकार्बन को भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड को भी करता है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस पासिंग थ्रू इट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रिमूव्स CO HC एंड NO2 फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस पासिंग थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ है द कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO एमिशन इज। लार्ज क्वांटिटी में अगर CO एमिट हो रही है इसका मतलब है कि कंबसन के दौरान उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिल पा रही है। कंडीशन ऑफ दैट रिजल्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO अगर एमिट हो रही है इसका मतलब एयर नहीं है, ठीक है, और HC निकल रहा है इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट। द कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन इज इनकम्प्लीट कंबशन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 110 की बात करते हैं द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन सेंसर टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज अबाउट। किसके बारे में देता है ऑक्सीजन सेंसर, एयर फ्यूल रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन PCV सिस्टम की बात करते हैं तो PCV सिस्टम क्या करता है, क्रैंक केस से इनटेक सिस्टम में जो गैसेज जाती हैं उनको ब्लो करता है, जैसे रिटर्न ब्लो करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रिटर्न ब्लो बाई गैसेज फ्रॉम क्रैंक केस टू द इनटेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है द PCV वॉल्व इनकॉर्पोरेट्स अ स्प्रिंग लोडेड प्लंजर एंड ओपन्स इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ वैक्यूम प्रेशर इन इनटेक मैनिफोल्ड। हालांकि ये बात सही है कि स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है और वॉल्व्स को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही ओपन करता है। क्वेश्चन नंबर 113 में लिखा हुआ है द एडवांटेज ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ओवर द कार्बोरेटर सिस्टम इज। कार्बोरेटर सिस्टम के अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एडवांटेज क्या हैं, इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, ये तो बिल्कुल सही बात है, फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। इम्प्रूव्ड एमिशन, ये भी ठीक है।
इम्प्रूव्ड पावर आउटपुट, ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा है इन अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM कैलकुलेट्स द ऑप्टिमम फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम फॉर द इंजन कंडीशन based on the data received from the sensors and inject this volume of fuel into intake manifold at the optimum timing। मतलब हम सबसे करेक्ट जो फ्यूल मेथड इंजेक्शन मेथड मानते हैं ना, वो मानते हैं हम ECM को। ये क्या कि जो सेंसर्स डेटा देंगे उसको रिसीव करेगा, उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन क्वांटिटी का इंजेक्शन वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करेगा, उसी को इंजेक्ट करेगा इनटेक मैनिफोल्ड में। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 115 में लिखा हुआ है द डिवाइस फॉर स्मूथनिंग आउट द पावर इम्पल्सेस फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड फ्लाई व्हील होता है, जो कि जो है पावर इम्पल्सेस को मतलब फ्लक्चुएशंस को स्मूथनिंग करता है, एक तरह से स्मूथ करता है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। 116 में लिखा है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द सिलेंडर इंजन एट अ प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेशर। ग्रेटर देन अगर लिखा हुआ आ गया तो आपको ध्यान रखना है सुपर चार्जिंग मतलब हायर डेंसिटी पर। और अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्न्ट गैसेस, तो इतना पढ़ते ही स्क्वेंजिंग करना, ठीक है ना, स्क्वेंजिंग। रिमूविंग द बर्न्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर बाय फ्रेश चार्ज कमिंग इनटू इंजन सिलेंडर फ्रॉम द क्रैंक रेस इज स्क्वेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 118 में लिखा हुआ है, 118 में इफ द लेवल ऑफ टेंशन इन द बेल्ट इज टू हाई द इट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ पावर इन बेंडिंग ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। बेंड कर देगा तो पावर लॉस होगा, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं होना चाहिए बेल्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 119 में लिखा हुआ था फंक्शन ऑफ गवर्नर इन ऑटोमोबाइल इज लिमिट द पावर, लिमिट द व्हीकल स्पीड, मेंटेन कांस्टेंट इंजन स्पीड, मैक्सिमाइज फ्यूल इकोनॉमी। अगर गवर्नर की बात करें ऑटोमोबाइल में, हालांकि आपके दिमाग में आएगा कि मेंटेन कांस्टेंट इंजन स्पीड, लेकिन ये काम नहीं करता गवर्नर ये काम करता है इंजन फ्लाईव्हील। लिमिट द व्हीकल स्पीड इसका काम करता है गवर्नर, ठीक है, लिमिट द व्हीकल स्पीड। इसके बाद में बात करते हैं 120 की। द इग्निशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन टेक्स प्लेस व्हेन द पिस्टन इज। इग्निशन कब होगा? जब पिस्टन TDC के पास में पहुंचने वाला होगा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तभी तो होगा स्पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अप्रोचिंग द TDC पोजीशन ऑन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में लिखा हुआ है व्हेन द इंजन स्पीड इंक्रीजेज इग्निशन टाइमिंग मस्ट बी एडवांस। बिल्कुल सही है, इग्निशन टाइमिंग जो है एडवांस हो जाती है इंजन स्पीड इंक्रीज करते हुए। इन डीजल इंजन 122 में लिखा है इन अ डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? स्प्रे करता है फ्यूल के अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है स्प्रे एटोमाइज्ड फ्यूल इन द सिलेंडर, ठीक है, फाइन स्प्रे के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 123 में लिखा हुआ है द टू रोज ऑफ सिलेंडर इन अ वी टाइप इंजन आर जनरली अरेंज्ड एट। अगर वी इंजन है तो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे एक तरह से, ठीक है ना, इस प्रकार से। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया। एंटीनॉक प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन इग्निशन, CI। कंप्रेशन इग्निशन मतलब CI की बात करते हैं, और CI पढ़ते ही एंटीनॉक प्रॉपर्टी अगर बात कर रहे हैं तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए ए पर ध्यान रखना। ए से कौन शुरू हो रहा है? एमाइल नाइट्रेट। एंटीनॉक पूछ रहा है, CI की बात कर रहे हैं, एमाइल नाइट्रेट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 125 की बात करते हैं। 125 में द बेस्ट फ्यूल फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर। कंप्रेशन इग्निशन की बात करते हैं, नेफ्थिलीन्स जो होते हैं वो बेस्ट फ्यूल होते हैं, ठीक है, जबकि पेट्रोल के लिए एरोमेटिक्स, ये बिल्कुल सही होते हैं पेट्रोल के लिए। नेफ्थिलीन्स जो होते हैं वो CI के लिए बेस्ट यूज होते हैं, जो कि चेन स्ट्रक्चर जिनकी होती है एक तरह से। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्यूल रेशियो, ये तो सही बात हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा हुआ है द इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक। देखो 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, मतलब बाई 2 आएगा। 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, N = N/2 होता है, N = N/2। और हम
आईपी की बात कर रहे हैं, इंडिकेटेड पावर की बात करते हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला हमने रट रखा है प्लान, लेकिन 4 स्ट्रोक में प्लान बाई 2 कर देना है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लान बाय 2। पी मीन इफेक्टिव प्रेशर है, एल स्ट्रोक लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का, और एन जो है स्पीड ऑफ इंजन इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 128 की बात करते हैं। 128 में लिखा है व्हेन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर आर नॉन, आईपी एफपी दे रखा है तो बीपी निकाल सकते हैं, ब्रेक पावर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, मतलब जो आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड इनपुट, वो एफिशिएंसी हो गई, बीपी अपॉन आईपी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 130 में लिखा हुआ हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो इज हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो एट विच द, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो किसे कहते हैं? ऑप्शंस है इंजन कैन रन, इंजन गिव्स मैक्सिमम आउटपुट, इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट, फ्यूल कैन बी यूज्ड इन अ टेस्ट इंजन विदाउट नॉकिंग। तो चूँकि जनरली यूज़ करते हैं वो कंप्रेशन रेशियो ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं, तो जब टेस्टिंग होती है ना, फ्यूल कैन बी यूज विदाउट नॉकिंग, उसमें होता है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। 131 में बात करते हैं। 131 में लिखा हुआ है इन अ स्पार्क प्लग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोड एक्सीड अ सर्टेन टेम्परेचर, सेंट्रल इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, एनी कार्बन दैट इज एडेयर विल बर्न ऑफ, कोई भी अगर कार्बन डिपॉजिट उस पर लगा हुआ है वो जल जाएगा, तो इसको सेल्फ क्लीनिंग टेम्परेचर कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, सेल्फ क्लीनिंग टेम्परेचर ही कहते हैं। 132 में लिखा हुआ था एयर गैप बिटवीन सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड, वैसे तो 0.7 होता है, 0.7 से 1 mm के बीच में, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 133 में लिखा है इफ़ द स्पार्क प्लग डिपॉजिट इंडिकेट ब्लैक कोटिंग ऑफ सूट, ब्लैक कोटिंग की बात कर रहे हैं, ब्लैक कोटिंग ऑफ सूट इट इंडिकेट्स द इंजन हैज़ बीन जनरली ऑपरेटिंग ऑन टू रिच मिक्सचर, अगर ज़्यादा रिच मिक्सचर होगा तो ब्लैक कोटिंग स्पार्क प्लग पर, क्योंकि धुआं ज़्यादा बनाएगा एक तरह से। 134 की बात करते हैं इन पेट्रोल इंजन हाई वोल्टेज स्पार्क 21,000 से 30,000 किलो मतलब वोल्ट, या हम कह सकें 21 किलो वोल्ट से 30 किलो वोल्ट, तो स्पार्क प्लग का जो वोल्टेज है वो हो गया 22 किलो वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 में लिखा हुआ है इंजन मिस फायरिंग इज़ लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम, अगर स्पार्क प्लग गैप जो है ज़्यादा वाइड होगा तो वहाँ पर मिस फायरिंग होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंजन मिस फायरिंग कब होगा? जब स्पार्क प्लग गैप इज़ टू वाइड। 136 में लिखा हुआ है द फोर्स्ड फेड लुब्रिकेशन सिस्टम मीन्स दैट द ऑयल इज डिलीवर्ड टू द इंजन बाय, फोर्स फेड का मतलब जब प्रेशर क्रिएट होगा, वहाँ पर फोर्स फेड का मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऑयल पंप के द्वारा अगर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन हम तो नहीं करते, लेकिन क्रैंकशाफ्ट जरूर करती है, प्रेशर क्रिएटेड बाय द ऑयल पंप, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फोर्स फेड लुब्रिकेशन सिस्टम। 137 में कहेंगे द इंजन ऑयल इज स्टोर्ड इन, ऑयल सम्प वैसे उसे कहते हैं, इंजन ऑयल इज स्टोर्ड व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग, इंजन जब नहीं चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंजन ऑयल पैन या फिर सम्प, बिल्कुल नीचे नीचे जो होता है उसको ऑयल पैन बोलते हैं, सम्प बोलते हैं। 138 में लिखा हुआ है द लुब्रिकेशन ऑयल फ्लो इन एन इंजन इज इन ऑर्डर एज, कैसा क्या क्या ऑर्डर होता है उसका? भाई पहले छन्नी लगेगी तो छानेगा ऑयल को, उसके बाद पंप में जाएगा, फिर एक वॉल्व लगा रहता है, रिलीफ वॉल्व कहते हैं, फिर ऑयल फिल्टर होगा, ठीक है, फिर वो सिलेंडर ब्लॉक में जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक से सिलेंडर हेड के ऊपर, फिर वापस सब में लुब्रिकेशन करते हुए वो वापस कहाँ जाएगा? ऑयल पैन में आ जाएगा। तो ऑप्शंस हमारा ऑप्शन है ऑयल स्ट्रेनर, ऑयल सम्प, ऑयल पंप, रिलीफ वॉल्व, ऑयल फिल्टर, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, ऑयल पैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 139 में लिखा हुआ है अ बैफल प्लेट इज फिटेड इनसाइड द ऑयल पैन टू प्रिवेंट द ऑयल फ्रॉम स्प्लैशिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एंड अदर मूवमेंट ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक बैफल प्लेट ऑयल पैन के अंदर लगी हुई होती है, अगर मान लो जैसे वाइब्रेशन वगैरह होता है तो वो स्प्लैश मतलब झलकना, एक तरह झलके नहीं, ठीक है, ये सही बात होगी।
फिर 140 की बात करते हैं। ऑयल पंप इज़ ड्रिवन बाई, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ऑयल पंप है वो कौन चलाता है, क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्टली चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 140 का। 141 में बात करते हैं। एन ऑयल फिल्टर बाईपास वॉल्व ओपन वैन, बाईपास ऑयल फिल्टर बाईपास वॉल्व ओपन, बाईपास कब होगा, जब मेन ऑयल फिल्टर जो है वो बंद हो जाएगा, तब ऑयल फिल्टर बाईपास वॉल्व यूज हो जाएगा। तो ऑयल फिल्टर बिकम्स क्लॉग्ड मतलब बिल्कुल जाम हो जाएगा, चौक हो जाएगा, तब जाके वो बाईपास करेगा। कंपोनेंट ऑफ ऑयल फिल्टर दैट प्रिवेंट पैसेज ऑफ मेटल पार्टिकल्स कौन एंड स्लजिस, कौन सा कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है उसमें ऑयल फिल्टर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 143 में लिखा हुआ है द इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय, आपने देखा होगा वो अपन गाड़ी में मोटरसाइकिल वगैरह में इंजन ऑयल डलवाते हैं तो उसमें लिखा होता है SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और उसके SAE के बाद में भी 20W 40 30 ऐसे कुछ लिखा होता है। तो 20W है कितने जल्दी मतलब वो कोल्ड रनिंग में वो स्टार्ट हो सकता है कितनी जल्दी अगर कोल्ड वेदर है तो, और 50 मतलब थिकनेस कितनी है उस ऑयल की। द मेन कोज फॉर द चेंज इन ऑयल विस्कोसिटीज, ऑयल विस्कोसिटी हमको पता है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 145 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज मोर विस्कस, मोर विस्कस, देखो जिसकी थिकनेस अभी जिसमें मैंने बताया SAE, उसके बाद में 20W ऐसे कुछ लिखा होता है और लास्ट में एक नंबर लिखा होता है वो उसकी थिकनेस को बताता है, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी वो विस्कस ज़्यादा होगा। 30 40 70 80, तो 80 है तो 80 मतलब सबसे विस्कस SAE 80 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ मल्टीग्रेड ऑयल, मल्टीग्रेड ऑयल होता है ये वाला SAE 20W 50, ये मल्टीग्रेड ऑयल होता है। ये मैंने आपको बताया ये थिकनेस होती है, ये हाउ क्विक इंजन विल स्टार्ट व्हेन कोल्ड वेदर और कोल्ड कंडीशंस। 147 की बात करते हैं। इफ इंजन कूलेंट लीक्स इनटू इंजन ऑयल देन ऑयल, मतलब अगर कूलेंट है वो इंजन ऑयल में मिल जाए या मिक्स हो जाए या लीक हो जाए तो दूधिया कलर हो जाता है, दूधिया मतलब अपीयर्स मिल्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 148 में लिखा हुआ है द इंजन ऑयल लेवल शुड बी चेक्ड, इंजन ऑयल का लेवल कब चेक करते हैं। ऑप्शंस है इमीडिएटली आफ्टर द इग्निशन स्विच इज टर्न्ड ऑफ, तो गर्म होता है इंजन कैसे चेक कर लोगे, तुरंत तो चेक नहीं कर सकते। वाइल द इंजन रनिंग, जब इंजन चल रहा होता है तब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वाइल द इंजन इज़ रनिंग एट हाई आइडल स्पीड, अगर ज़्यादा स्पीड पर चल रहा होगा तो भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, इंजन बंद हो जाएगा उसके बाद में वो थोड़ी देर ठंडा होगा तब हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अ फ्यू मिनट्स आफ्टर इग्निशन स्विच इज टर्न्ड ऑफ, कुछ समय बाद में जो थोड़ा बहुत इंजन ठंडा हो जाए ना तब हम कर सकते हैं चेक। 149 में लिखा हुआ है द क्रैंक केस डाइल्यूशन मीन्स, क्रैंक केस का डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन ऑफ फ्यूल इन द क्रैंक केस, डाइल्यूशन ऑफ ऑयल बाय वाटर इन द क्रैंक केस, डाइल्यूशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल बाय फ्यूल इन द क्रैंक केस, डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर पासिंग थ्रू क्रैंक केस इन 2 स्ट्रोक इंजन। डाइल्यूशन का मतलब है घुलना मिलना एक तरह से, तो अगर फ्यूल के साथ में लुब्रिकेशन ऑयल जब डाइल्यूट हो जाए उसको बोलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 149 का, ऑप्शन नंबर सी डाइल्यूशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल बाय फ्यूल इन द क्रैंक केस। 150 में लिखा हुआ है इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द डिवाइस यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव ऑयल प्रेशर इज नॉन एज रिलीफ वॉल्व, जो है फोर्स फीड सिस्टम में ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ऑयल प्रेशर से, इसीलिए रिलीफ वाल्व लगाते हैं। 151 में लिखा हुआ है द कॉमनली यूज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इन ऑटोमोबाइल्स इज, और किसी पे ध्यान मत देना, इथाइल ग्लाइकोल, जी जहाँ लिखा हुआ हो इथाइल ग्लाइकोल जो होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। 152 में लिखा हुआ द फंक्शन ऑफ रेडिएटर फैन इन द कूलिंग सिस्टम इज, रेडिएटर क्या करेगा, एयर को सक करके कूल करेगा कूलेंट को, तो इट ब्लोज एयर थ्रू द रेडिएटर व्हेन नेसेसरी, ठीक है, जब नेसेसरी होगी तो ये इसको ब्लो करता है एक तरह से। 153 में लिखा हुआ है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम कूलेंट टू एयर इन द रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन टेक्स प्लेस,
रेडिएटर की बात करते हैं, रेडिएटर क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है क्रॉस फ्लो टाइप, और क्रॉस फ्लो टाइप में कौन कौन से प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो 153 में सी ऑप्शन है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 154 में लिखा है द कंपोनेंट ऑफ इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल दैट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो कौन सा कंपोनेंट होता है रेडिएटर के अंदर जो कि इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो होती है प्रेशर कैप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेशर कैप। 155 में लिखा हुआ 155 में द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इन इंजन कूलिंग सिस्टम इज। ये क्या करता है, इंजन को तुरंत थर्मोस्टेट जो है तुरंत वार्म करता है, वार्म अप करता है एक तरह से। अलाउ द इंजन टू वार्म अप क्विकली, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। 156 में लिखा हुआ है द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन द व्हीकल इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ। डायरेक्टली इंजन का टेम्परेचर अगर पता करना हो हमें तो इंजन का टेम्परेचर डायरेक्टली पता नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जैकेट, कूलिंग वाटर जैकेट जो होता है वहाँ पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो हमको इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर। देन इसका सही आंसर है टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इज जैकेट इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ जैकेट कूलिंग वाटर। 157 में लिखा हुआ है द पाथ टेकन बाय एयर इज। अगर हम एयर का पाथ अगर देखें तो आपने देखोगे एयर फिल्टर भी लगे रहते हैं, ठीक है। एयर फिल्टर के थ्रू बाद में एयर कार्बोरेटर में जाती है, कार्बोरेटर से फिर इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है, इनटेक पोर्ट्स में जाती है, फिर सिलेंडर में जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ज़्यादा कोई सन्नी वन्नी नहीं लगी रहती, इसमें तो केवल एयर स्ट्रेनर या एयर फिल्टर या एयर क्लीनर, तीनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एयर क्लीनर, उसके थ्रू कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर से इनटेक मैनिफोल्ड में, इनटेक पोर्ट्स में और फिर सिलेंडर में, ठीक है। 158 में लिखा हुआ है द मेन पर्पज ऑफ इंजन्स एयर क्लीनर इज दैट। एयर क्लीनर का मेन पर्पज क्या होता है, डस्ट वगैरह नहीं जाए या कोई दूसरा कोई मैटर है जो एयर के साथ में सक हो रहा है वो सिलेंडर में नहीं घुसे, इनटेक मैनिफोल्ड में नहीं घुसे, वो इसका मेन काम होता है। ये तो बहुत ईजी है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है वो इसका सही आंसर है, प्रिवेंट डस्ट एंड अदर फॉरेन मैटर्स फ्रॉम एंटरिंग द इंजन। 159 में लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ इनटेक मैनिफोल्ड इज दैट। इनटेक मैनिफोल्ड क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एक तरह से इनटेक एयर को, ठीक है, सिलेंडर्स में। क्योंकि आपने देखोगे ना इस प्रकार से आ जाते हैं, मैं बताता हूँ इस प्रकार से, ये 1 2 3 ऐसे, ये इनटेक मैनिफोल्ड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर को इस प्रकार से। तो डिस्ट्रीब्यूट ये इनटेक एयर इक्वली इनटू द सिलेंडर्स, ये किसका काम हो गया, इनटेक मैनिफोल्ड का। अब ये इनटेक मैनिफोल्ड सीआई और एसआई दोनों के लिए है, क्योंकि आजकल एसआई में भी एमपीएफआई यूज़ करने लगे, इस वजह से। फिर 160 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स इन V6 इंजन इज। अगर V6 है तो 2 साइलेंसर होते हैं ना, तो मतलब 2 एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो रेजोनेटर की बात कर रहे हैं, रेजोनेटर और मफलर, एग्जॉस्ट मफलर, ये दोनों एक जैसे होते हैं। रेजोनेटर का तो मतलब होता है कि इनटेक एयर की जो नॉइस है उसको रिड्यूस करना, और एग्जॉस्ट मफलर का मतलब होता है जो एग्जॉस्ट नॉइस होती है उसको कम करना। सीधी सी बात है, रेजोनेटर मतलब रिड्यूसेस द इनटेक एयर नॉइस, इनटेक एयर नॉइस है उसको कम करना। एग्जॉस्ट मफलर का काम क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एग्जॉस्ट नॉइस, ये इसका काम होता है। तो 163 में लिखा हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एसआई इंजन एग्जॉस्ट एमिशन इज वाई। तो अगर हम बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं एग्जॉस्ट को, एग्जॉस्ट एमिशन को, तो हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। 164 में लिखा हुआ है द फ्यूल पंप इन द प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन PFI सिस्टम इज लोकेटेड। अगर फ्यूल पंप की बात करें, जो प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो किसके अंदर लगा रहता है, फ्यूल टैंक के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है इन फ्यूल टैंक। 165 में लिखा है द फ्यूल पंप ऑफ अ PFI सिस्टम ऑपरेट्स फॉर 2 सेकेंड व्हेन द इग्निशन इज टर्न्ड टू द स्टार्ट पोजिशन। ये क्या करेगा, ये प्रेशराइज करेगा फ्यूल सिस्टम को इंजन स्टार्ट करने से पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेशराइज द फ्यूल सिस्टम बिफोर द इंजन इज स्टार्टेड।
166 में लिखा हुआ है द स्टार्टिंग सिस्टम इंक्लूड्स। स्टार्टिंग सिस्टम देखो अब बैटरी वाला सिस्टम आ गया है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बैटरी होती है, स्टार्टर होता है, इग्निशन स्विच होता है। तो स्टार्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बैटरी होती है, स्टार्टर होता है, इग्निशन स्विच होता है। 167 में लिखा हुआ है द स्टार्टर मोटर इज़ ड्रिवन बाय। तो स्टार्टर मोटर है वो किससे जुड़ी होती है, किससे ड्राइव करते हैं उसको? गियर ड्राइव के थ्रू, ठीक है। 168 में लिखा था इग्निशन कॉयल इज यूज टू, सीधी सी बात है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया एक तरह से। इग्निशन कॉयल क्या करती है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने के काम में आती है। तो ऑप्शंस हैं स्टेप अप करंट, स्टेप डाउन करंट, स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्टेप अप वोल्टेज। 12 वोल्ट की बैटरी से आप 22,000 वोल्ट का जो है स्पार्क जनरेट करना चाह रहे हो इग्निशन कॉयल के थ्रू। 169 में लिखा हुआ द बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन्स बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। इसका मतलब क्या होगा? केमिकल एक्शन, जो मतलब केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है आपको। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यूजेस केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। 170 में लिखा हुआ द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। अगर बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो वो होती है एम्पियर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करें, 171 में लिखा हुआ द मेन टास्क ऑफ बैटरी इन ऑटोमोबाइल इज टू। मेन टास्क क्या है? बैटरी का सप्लाई करती है लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू टर्न द स्टेटर मोटर व्हेन द इंजन इज बीइंग स्टार्टेड, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट ऑल टाइम्स व्हाइल द इंजन इज रनिंग। ये है क्या? नहीं भाई, जब एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में सारे व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम को थोड़ी चलाती है बैटरी। बैटरी तो केवल स्टार्टिंग के लिए काम में आती हैं, ठीक है ना। स्टार्टर मोटर को पावर देने के काम में आती है जब इंजन स्टार्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी सेल्स आर यूज इन 12 वोल्ट कार बैटरी? 6 सेल होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन फुली चार्ज, फुली चार्ज की बात करते हैं तो 1.2 होती है, और अगर फुली चार्ज नहीं है या हाफ चार्ज है तो एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.19, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। 174 में लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन फुली चार्ज बैटरी। फुली चार्ज बैटरी में जो मेन कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है? 64 डिस्टिल्ड वाटर होता है, 36 सल्फ्यूरिक एसिड होता है बाय वेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 64% डिस्टिल्ड वाटर एंड 36% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। 175 की बात करते हैं। 175 में लिखा था एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज, अभी हमने बात की थी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो कौन सा एसिड यूज करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर चेक करनी है तो हमको हाइड्रोमीटर यूज करना पड़ेगा। 177 में लिखा हुआ है व्हेन द बैटरी इज हाफ चार्ज, अभी मैंने बताया था आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज यूजली, अगर आधी चार्ज है तो 1.19 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 178 में लिखा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है। क्या लिखा हुआ है? द नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट ऑन टॉप ऑफ बैटरी इज स्मॉलर देन पॉजिटिव टर्मिनल, यही होता है, अभी मैंने बताया था स्मॉलर देन पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है। 179 की बात करते हैं। द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी हैज़, पॉजिटिव प्लेट्स होती है PbO2 मतलब लेड पैराऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी हैज़ लेड पैराऑक्साइड्स। और अगर नेगेटिव प्लेट्स की बात करते हैं तो स्पंजी लेड जहाँ होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट्स लेड पैरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट्स है स्पंजी लेड, मतलब ओनली Pb की बात करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 181 में लिखा हुआ है द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज़ ऑन इट्स प्लेट, द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज़ ऑन इट्स प्लेट लेड सल्फेट PbSO4, ये बना देगी, ये होती है इसकी प्लेट्स पर PbSO4। 182 में लिखा है विद इंक्रीज ऑफ बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। 183 में लिखा हुआ है बैटरी कैन बी चार्ज बाय। अगर हमको बैटरी को चार्ज करना है तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में चार्ज करके, लेकिन यदि अगर हम इसमें पूछा है कैन बी चार्ज बाय, कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो भी चार्ज हो सकती है। अप्लाइंग वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन और टू दैट ऑफ चार्जिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अप्लाइंग वोल्टेज इन द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ चार्जिंग। 184 में लिखा हुआ है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ बैटरी इज। एफ बैटरी का मतलब हो गया जिसमें मेंटेनेंस फ्री है, जिसमें लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, और वाटर का इवेपोरेशन नहीं होता है, वो सारी एफ बैटरी या मेंटेनेंस फ्री बैटरी में यूज आती है। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो जहाँ भी वाटर जो है लॉस्ट नहीं होता है वहाँ, या इवेपोरेशन नहीं होता वाटर का, और वाटर को टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंस इट इज सील्ड वाटर इज मेंटेनेंस फ्री बैटरी इज नॉट लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन, दस अकॉर्डिंगली इट इज़ नॉट नेसेसरी टॉप अप द सेल विद वाटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 185 में लिखा है मेंटेनेंस फ्री बैटरी, अभी बताया था लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड होता है, ऑप्शन नंबर बी में है लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड। 186 में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर चार्ज करता है बैटरी को, तो अल्टरनेटर कंटिन्यूसली रिचार्ज द बैटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अल्टरनेटर कंटिन्यूसली चार्ज करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 187 में लिखा हुआ है, मतलब एक मैच करवाना है। ए में है द सिस्टम यूज्ड टू सप्लाई फ्यूल टू द इंजन फॉर पर्पज ऑफ कंबसन इज कॉल्ड। कंबसन के पर्पज के लिए कौन सा सिस्टम होता है, फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम क्या करता है, तो सप्लाई करता है फ्यूल की। द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम, अ चार्जिंग इग्निशन सिस्टम इज नॉन एज। सिस्टम कंसिस्टिंग स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। तो स्टार्टिंग, चार्जिंग, इग्निशन ये किस में होंगे, इंजन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होंगे, ठीक है। सिस्टम विच सप्लाई एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन, वो इनटेक सिस्टम में हो जाएगा। अब क्या बचेगा, द सिस्टम थ्रू विच वंट गैसेज, वो एग्जॉस्ट सिस्टम में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, बी सी डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 188 की। 188 में क्या लिखा हुआ है, 188 में लिखा हुआ है द मोस्ट एक्यूरेट इग्निशन सिस्टम। मोस्ट एक्यूरेट तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ECU। 189 में लिखा हुआ है हीट ट्रीटेड ग्लास जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बर्स्ट इनटू। अगर हीट ट्रीटेड ग्लास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अपना विंड स्क्रीन पर जो होता है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में। और लेमिनेटेड ग्लास होगा तो आपने पढ़ा होगा, लेमिनेटेड ग्लास जो होता है, दो सैंडविच लेयर्स होती हैं फ्रेगमेंट, तो वो क्या अगर टूटेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा उन लेयर्स के बीच में, मतलब खील खील होकर टुकड़ा टुकड़ा होके गिरेगा नहीं, वो वहीं क्रैक हो जाएगा। और लेमिनेटेड ग्लास अपॉन क्रैकिंग सैंडविच्ड लेयर ट्रैप्स द फ्रेगमेंट्स। 191 में लिखा हुआ है द सीट बेल्ट्स विल मूव आउट स्मूथली व्हेन पुल्ड आउट स्लोली बट इट विल लॉक व्हेन पुल्ड क्विकली। जब सीट बेल्ट को जल्दी से खींचा जाता है तो लॉक हो जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे खींचा जाता है तो बहुत ईजीली वो बाहर निकलता है। बिल्कुल सही बात है ये, ऑप्शन नंबर ए। 192 में लिखा हुआ है द सीट बेल्ट टेंशनर्स आर बिल्ट इन द। सीट बेल्टर्स के जो टेंशनर्स होते हैं वो रिट्रैक्टर्स में बिल्ट होते हैं एक तरह से। इसमें ऑप्शन नंबर है सी, सीट बेल्ट टेंशनर्स आर बिल्ट इन द सीट बेल्ट रिट्रैक्टर्स। 193 में लिखा है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस की रीडिंग देता है ना हमें, कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, वो ओडोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में ओडोमीटर मतलब डिस्टेंस, ठीक है, RPM नहीं, फ्यूल कंजप्शन नहीं, पावर नहीं, डिस्टेंस। टैकोमीटर क्या करेगा, टैकोमीटर इंजन के RPM पता करेगा। एक इस प्रकार से होता है, उसमें नोब लगी रहती है, वो आप शाफ्ट के एक होल वो होता है वहाँ पर लगाओगे तो RPM बताएगा कितने RPM पर शाफ्ट चल रही है, रोटेट कर रही है। करेक्ट फ्लो ऑफ पावर थ्रू ड्राइव ट्रेन इज। अब पावर कैसे जाती है इंजन से, उसके बारे में बात करते हैं।
तो हमको पता है इंजन से क्लच में जाती है, क्लच से शाफ्ट्स में जाती है, शाफ्ट से जो है जो प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह होती है, फाइनल ड्राइव जिसे कहते हैं, उसके बाद में डिफरेंशियल में जाती है, डिफरेंशियल से फिर जो ड्राइव शाफ्ट्स होती हैं वहाँ जाती है, फिर व्हील्स में जाती है। तो जहाँ भी इंजन के बाद में क्लच, क्लच के बाद में मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट के बाद में हुक जॉइंट लगा रहता है, काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट के बाद फाइनल ड्राइव गियर मतलब डिफरेंशियल गियर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लच, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, फाइनल ड्राइव गियर, ड्राइव शाफ्ट, व्हील, सही है एकदम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 196 में लिखा है क्लच इज लोकेटेड बिटवीन, क्लच कहाँ लोकेट होती है, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लच इज लोकेटेड बिटवीन ट्रांसमिशन एंड इंजन। ट्रांसमिशन का मतलब तो हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, और मेन हो गया इंजन। 197 में लिखा हुआ है द फ्लाई व्हील एंड प्रेशर प्लेट बाइंड द क्लच डिस्क बिटवीन देम सो दैट इंजन इज एंड ट्रांसमिशन कैन बी इंगेज्ड। फ्लाई व्हील और क्लच के बीच में, क्लच प्लेट के बीच में क्या होता है, क्लच डिस्क के बीच में प्रेशर प्लेट होती है, जहाँ पर लाइनिंग्स रहती है, फ्रिक्शन लाइनिंग्स दोनों तरफ। ये बिल्कुल सही है। 198 में लिखा हुआ है अ क्लच इज यूजली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क विच, अ क्लच इज यूजली डिजाइंड टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क विच इज, कितना होता है मैक्सिमम टॉर्च, इंजन टॉर्क का 150%। तो 150% मतलब 150% ऑफ मैक्सिमम इंजन टॉर्क, इसके लिए डिजाइन की होती है। हालांकि इतना ना तो अपन यूज भी नहीं करते, लेकिन इतना ट्रांसमिट कर सकती है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्लच फेसिंग्स के बीच में होता है 0.4 199 में। और कुशनिंग स्प्रिंग इज क्लच प्लेट रिड्यूसेस, वो क्या करता है, अगर स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं ना क्लच प्लेट्स के, तो वो अगर कहीं भी जर्क वगैरह, झटके वगैरह लगेंगे तो उसको रिड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर सी में है जर्की स्टार्ट्स, तो इसका सही आंसर है जर्की स्टार्ट्स, कुशनिंग स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 201 में 201 में लिखा हुआ है क्लच फेसिंग्स आर यूजली अटैच टू द प्लेट बाय, क्लच फेसिंग्स है वो ब्रास रिवेट्स के द्वारा अटैच होती है। फ्री पेडल प्ले इन कार क्लच इज अबाउट, फ्री पेडल प्ले जो होती है वो 25 mm तक, मतलब अपन क्लच पेडल दबाते हैं ना, वो कितने mm तक दबाने के बाद वो डिसंगेज होगी, वो 25 mm तक आप दबाओगे तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर फ्री प्ले, मतलब उस तब तक वो यूज मतलब काम नहीं करेगी, एक तरह से स्प्रिंग ही स्ट्रेच होगी तब तक। 203 में लिखा हुआ है इन अ सिंगल ड्राई प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो टॉर्सनल वाइब्रेशन टॉर्सनल स्प्रिंग के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे, तो जिसको कॉइल स्प्रिंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 204 में लिखा हुआ है व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट क्लच इज इंगेज पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, क्लच इंगेज पोजीशन में होती है। जब हम पेडल को दबाएंगे तब डिसंगेज होगी, डिसंगेज का मतलब पावर ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा डिसंगेज में, और इंगेज का मतलब पावर ट्रांसमिट हो रहा है। और न्यूट्रल कंडीशन में तब भी वो अगर इंजन स्टार्टिंग है, रनिंग में भी है, इंजन चल रहा है और न्यूट्रल पोजीशन है, इसका मतलब क्लच डिसंगेज्ड है। 205 में लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज, पर्पज क्या है, टॉर्क को व्हील्स के थ्रू वेरी करना एक तरह से, या पहुंचाना वहाँ तक। ऑप्शन नंबर बी टू वेरी द टॉर्क एट द व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 206 में लिखा है टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर्स रादर देन स्पर गियर इन ट्रांसमिशन सिस्टम। हेलिकल गियर्स जो यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट, स्ट्रेंथ एंड लेस एंड थ्रस्ट, नॉइज लेवल एंड स्ट्रेंथ, नॉइज लेवल एंड इकोनॉमी। एक बात तो फिक्स है कि एक हेलिकल गियर यूज करता है तो स्ट्रेंथ के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, दूसरा नॉइज़ के लिए, नॉइज़ लेवल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नॉइज़ लेवल एंड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 207 की बात करते हैं। गियर शिफ्ट लीवर रिक्वायर्स टू सेपरेट मोशन टू शिफ्ट गियर्स। फर्स्ट मूवमेंट, पहले तो भाई दो सेपरेट मोशन होते हैं, तो पहला तो सिंक्रोनाइजर तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट मोमेंट सेलेक्ट द सिंक्रोनाइजर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 208 में लिखा हुआ है व्हेन द
अ गियर बॉक्स हैज़ 4 फॉरवर्ड स्पीड, अगर 4 स्पीड है ना और एक रिवर्स स्पीड है तो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स यूज़ करना है, ठीक है। 4 स्पीड गियर बॉक्स, 4 स्पीड गियर बॉक्स का मतलब है 4 फॉरवर्ड स्पीड है, उसमें एक रिवर्स होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवल गियर टाइप डिफरेंशियल। वेवल गियर मतलब जो 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करते हैं, अगर सेम टीथ हैं तो उसको मीटर गियर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हेलिकल वेवल गियर होता है, इस पर वेवल गियर होता है। तो डिफरेंशियल कैरियर हाउसेस, डिफरेंशियल पिनियन गियर्स एंड साइड गियर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। ड्राइव शाफ्ट आर स्प्लाइन टू डिफरेंशियल कैरियर, द लेफ्ट साइड गियर and the differential carrier rotate in constant the differential carrier houses differential pinion gears and side gears, each pinion gear mesh with different side gears। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है डिफरेंशियल कैरियर हाउसेज डिफरेंशियल पिनियन गियर्स एंड साइड गियर्स। क्वेश्चन नंबर 210 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेनेटरी गियर टाइप डिफरेंशियल। सन एंड प्लेनेट गियर होता है, इसमें बड़ा जो गियर होता है उसको क्राउन गियर बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें सही आंसर है वन ड्राइव शाफ्ट इज स्प्लाइन टू सेंट्रल गियर एंड अदर टू प्लेनेटरी गियर। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 210 क्वेश्चंस हो गए हैं, 220 कर लेते हैं। चलो आगे देखते। आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस। वीडियो अंत तक देखा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हालांकि काफ़ी लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।